मेजर जनरल का गुप्त वेश। यह कहानी एक 2 स्टार महिला जनरल की है जो अपने भतीजे, जिसकी पदोन्नति होने वाली थी, से मिलने के लिए पर्वतारोहण के कपड़ों में गुप्त वेश में जाती है। उसे गार्ड पोस्ट पर सैनिकों द्वारा नीचा दिखाया जाता है और अपमानित किया जाता है, लेकिन बाद में वह उस यूनिट के भीतर भ्रष्टाचार और षड्यंत्र को उजागर करती है और फिर न्याय स्थापित करने के लिए सब कुछ सामने लाती है। दोपहर की चिलचिलाती धूप थी, जब सूरज की गर्मी डामर को पिघला देने में सक्षम लग रही थी। हिमाचल प्रदेश के एक छोर पर स्थित 17वीं माउंटेन ब्रिगेड के मुख्यालय की चौकी पर माहौल बेहद शांत था। छुट्टियों का मौसम न होने के कारण वाहनों की आवाजाही भी कम थी। चौकी पर पहरा दे रहे 2 सैनिक, नायक बलवान और सिपाही रामलाल, ऊब से लड़ते हुए लगातार अपना पसीना पोंछ रहे थे। अचानक दूर से धूल उड़ाती एक छाया पास आती दिखी। शुरुआत में वह मृगतृष्णा के कारण धुंधली लग रही थी, लेकिन जैसे जैसे वह पास आई उसका आकार स्पष्ट होता गया। वह एक अधेड़ उम्र की महिला थी जिसने फटे पुराने पर्वतारोहण के कपड़े पहने हुए थे और उसके चेहरे पर एक चौड़ी टोपी थी। नमस्ते, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूं मैडम? नायक बलवान ने प्रक्रिया के अनुसार सलाम करते हुए पूछा। उसकी आवाज में हैरानी थी। ऐसी कौन सी आगंतुक थी जो इस गर्म मौसम में एक दूरस्थ सैन्य अड्डे पर पैदल चलकर आ रही थी, जहां सार्वजनिक परिवहन भी मुश्किल से मिलता था? उस महिला ने हांफते हुए सिर हिलाया। उसका चेहरा पसीने और धूल से सना हुआ था और उसकी पीठ पर एक पुराना बैकपैक लटका हुआ था। हाँ, मैं अपने भतीजे से मिलना चाहती हूँ, हवलदार समीर कुमार। महिला की आवाज कर्कश थी और उसका लहजा थोड़ा अजीब लग रहा था। नायक बलवान ने अपने बगल में सिपाही रामलाल से नजरें मिलाईं। उनकी निगाहें कह रही थीं, इस गर्म मौसम में यह कैसी अजीब महिला है। रामलाल ने तो खुलकर अपनी भौहें सिकोड़ लीं और उस महिला को ऊपर से नीचे तक तिरस्कार भरी नजरों से देखा। हवलदार समीर कुमार से मिलना है। क्या मैं आपका पहचान पत्र देख सकता हूं मैडम? रामलाल ने रूखे स्वर में कहा। महिला थोड़ी घबराई हुई लग रही थी। उसने अपने बैकपैक में हाथ डाला और फिर अजीब तरह से मुस्कुराई। अरे, मेरा आईडी कार्ड तो घर पर ही रह गया। मैं जल्दी में निकल आई। क्या आप कृपया समीर को बता सकते हैं कि उसकी चाची आई है? नहीं, नियमों के अनुसार बिना पहचान के कोई भी मुख्यालय में प्रवेश नहीं कर सकता। रामलाल ने सीधे मना कर दिया। उसका रवैया और भी अहंकारी हो गया, जैसे वह किसी परेशान करने वाले कीड़े को भगा रहा हो। नायक बलवान, जिसे यह अच्छा नहीं लग रहा था, ने बीच बचाव करने की कोशिश की। रामलाल, इतने कठोर मत बनो। चलो पहले हवलदार समीर से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। नायक, नियम तो नियम है। इस महिला की हालत तो देखो, यह साफ तौर पर संदिग्ध है ना? आजकल का समय खतरनाक है। हम किसी अज्ञात व्यक्ति को कैसे अंदर आने दे सकते हैं? वह एक घुसपैठिया हो सकती है। रामलाल की बातें सुनकर महिला का चेहरा सख्त हो गया। बिना कुछ कहे उसने उस युवा सैनिक को घूर कर देखा। उसकी आंखें इतनी गहरी और ठंडी थीं कि यकीन करना मुश्किल था कि वे एक साधारण अधेड़ उम्र की महिला की हैं। रामलाल एक पल के लिए चौंक गया, लेकिन फिर उसने अपनी गर्दन सीधी कर ली। मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? क्या मैंने कुछ गलत कहा? अगर आपको यह स्वीकार नहीं है तो कृपया शिकायत विभाग को सीधे फोन करें। ठीक उसी समय चौकी के अंदर फोन जोर से बजा। नायक बलवान ने फोन उठाया और दूसरी तरफ से एक घबराई हुई आवाज सुनी। गार्ड पोस्ट, जय हिंद। यह ब्रिगेड कमांडर के कार्यालय से है। क्या अभी गेट के सामने कोई अधेड़ उम्र की महिला है? जी सही है कमांडर, वह अभी अभी आई हैं। सुनो, चाहे कुछ भी हो जाए, उनकी पहचान की जांच मत करना। उनके साथ बहुत सम्मान से पेश आओ और उन्हें तुरंत मेरे कार्यालय में ले आओ, समझे? जी, लेकिन उनके पास आईडी कार्ड नहीं है। और बेवकूफ, बहस मत करो, आदेश का पालन करो। अगर उन्हें जरा भी असुविधा हुई तो तुम दोनों न केवल जेल जाओगे बल्कि तुम्हारा करियर भी खत्म हो जाएगा। ब्रिगेड कमांडर की डांट ने नायक बलवान की रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी। उसने जल्दी से फोन रख दिया और रामलाल को देखा, जो भी पीला पड़ गया था। यह महिला वास्तव में कौन थी कि ब्रिगेड कमांडर खुद घबराहट में फोन कर रहे थे? अपने रवैये में 180 डिग्री के बदलाव के साथ नायक बलवान ने महिला से विनम्रता से कहा, माफ कीजिए मैडम, कृपया मेरे साथ चलिए। ब्रिगेड कमांडर आपसे मिलना चाहते हैं। कमांडर? कमांडर मुझे ढूंढ रहे हैं। महिला ने उलझन भरा भाव दिखाया, लेकिन फिर कंधे उचकाए जैसे यह कोई बड़ी बात न हो, और नायक बलवान के पीछे चल पड़ी। उस महिला की पीठ को मुख्यालय में गायब होते देख
रामलाल अपनी चिंता छिपा नहीं सका। उसने अपने होंठ काटे उन सभी कठोर शब्दों को याद करते हुए जो उसने अभी अभी कहे थे। इस बीच ब्रिगेड कमांडर के कमरे में अफरा तफरी मची हुई थी। ब्रिगेड कमांडर कर्नल विक्रम राणा बेचैनी से इधर उधर टहल रहे थे। उनकी मेज पर एक विशेष लाइन का फोन था जो अभी अभी कोर कमांडर के यहां से बजा था। कोर कमांडर ने सिर्फ एक संक्षिप्त वाक्य कहा था, एक वीवीआईपी तुम्हारे मुख्यालय का दौरा कर रही हैं। तुम्हें पता होना चाहिए कि वह कौन है, उनकी अच्छी तरह से सेवा करना। वीवीआईपी शब्द ने कर्नल राणा की पीठ पर ठंडा पसीना ला दिया था। वह कौन हो सकता है? रक्षा मंत्री, सेना प्रमुख या यहां तक कि राष्ट्रपति? उसने सभी महत्वपूर्ण लोगों के बारे में सोचा जो आ सकते थे, लेकिन अनुमान नहीं लगा सका। जो स्पष्ट था वह यह था कि वीवीआईपी अब उसके मुख्यालय में कहीं थी। कमांडर, वह आ गई हैं, एक सहायक ने सूचना दी। कर्नल राणा दरवाजे की ओर भागे। दरवाजा खुला और फटे पुराने पर्वतारोहण के कपड़ों में एक अधेड़ उम्र की महिला दिखाई दी। एक पल के लिए कर्नल राणा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। यह मैली कुचैली दिखने वाली महिला वीवीआईपी थी, लेकिन वह तुरंत होश में आया और फुर्ती से सलाम किया। जय हिंद, मैं ब्रिगेड कमांडर कर्नल विक्रम राणा। आपका स्वागत है मैडम। थका देने वाली यात्रा के लिए क्षमा चाहता हूं। महिला ने कर्नल राणा को देखा और फिर हल्की सी मुस्कान दी। कर्नल राणा, बहुत समय हो गया, क्या तुम मुझे अभी भी याद करते हो? कर्नल राणा ने अपनी भौहें सिकोड़ी। उसने कितनी भी कोशिश की, उसे अपने सामने खड़ी महिला से मिलने की कोई याद नहीं थी, जैसे कि वह उसके विचार पढ़ सकती हो। महिला फिर से मुस्कुराई और अपनी टोपी उतार दी, और उस पल कर्नल राणा का चेहरा पीला पड़ गया। मैडम, मेजर जनरल अंजलि सिंह। वह महिला मेजर जनरल अंजलि सिंह थीं, जो भारतीय सेना की सबसे युवा महिला जनरलों में से एक थीं और साथ ही उस एक्सआईवी कोर की डिप्टी कमांडर थीं जिसके अधीन वह ब्रिगेड थी। उन्हें एक सख्त और अनुशासित कमांडर के रूप में जाना जाता था, लेकिन सैनिकों के प्रति उनके गर्मजोशी भरे दिल और देखभाल के लिए भी उनका सम्मान किया जाता था। लेकिन वह इस तरह की वेशभूषा में बिना किसी सूचना के क्यों आई थीं? अब तुम्हें याद आया कर्नल, तुम्हारी फ्रंट पोस्ट पर सुरक्षा की स्थिति बहुत खराब है। तुम्हें अपने सैनिकों को फिर से प्रशिक्षित करना होगा, मेजर जनरल अंजलि ने धीमी आवाज में कहा। कर्नल राणा ने अपना शरीर 90 डिग्री तक झुका लिया। माफी चाहता हूं जनरल, मैं इसे तुरंत ठीक करवाऊंगा। छोड़ो भी, और आज मैं मेजर जनरल अंजलि सिंह के रूप में नहीं आई हूं, मैं हवलदार समीर कुमार की चाची के रूप में आई हूं। सुनिश्चित करो कि हर कोई यह जानता हो। मैं नहीं चाहती कि कोई ऐसी अफवाह उड़े जो समीर के करियर को मुश्किल में डाले। जी, लेकिन जनरल, क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? यह एक आदेश है। मेजर जनरल अंजलि के दृढ़ स्वर को सुनकर कर्नल राणा और कुछ नहीं कह सके। वह केवल सिर झुका सकते थे, इस बात की बुरी आशंका से घिरे हुए कि आगे क्या होने वाला है। हवलदार समीर कुमार 17वीं माउंटेन ब्रिगेड के सबसे जिंगिंग सैनिकों में से एक थे। पैरा एसएएफ के एक पूर्व सदस्य के रूप में उनके पास असाधारण युद्ध और नेतृत्व कौशल थे, जिससे उनके सहयोगियों के बीच उनका बहुत सम्मान होता था। हालांकि उनकी एक कमजोरी थी, उनके पास कोई सिफारिश नहीं थी। उनके पिता का बहुत पहले निधन हो गया था और उनका पालन पोषण उनकी मां ने अकेले किया था। वह अपनी वर्तमान स्थिति तक पूरी तरह से अपनी क्षमताओं के कारण पहुंचे थे। आज उनके करियर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था, नायब सूबेदार के पद पर पदोन्नति के लिए चयन का दिन। उन्होंने इस पदोन्नति के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। वह अपनी मां के लिए एक गौरवशाली पुत्र और अपनी प्रेमिका के लिए एक योग्य पुरुष बनना चाहते थे। समीर, तनाव मत लो, जैसा हमेशा करते हो वैसा ही करो। तुम्हारी क्षमताओं के साथ तुम निश्चित रूप से पास हो जाओगे। कंपनी कमांडर कैप्टन अर्जुन ने समीर के कंधे पर थपथपाते हुए उसे प्रोत्साहित किया, लेकिन कैप्टन अर्जुन का भाव उदास लग रहा था। समीर ने यह महसूस किया, कोई समस्या है कमांडर? कुछ नहीं, बस इतना है कि इस बार का चयन निष्पक्ष नहीं लगता, कैप्टन अर्जुन ने धीरे से कहा। कुछ समय पहले उन्हें कर्नल राणा से इस चयन में एक विशेष उम्मीदवार को पास करने के लिए दबाव मिला था। वह उम्मीदवार हवलदार रोहन शर्मा था, जो एक प्रभावशाली सांसद का बेटा था। रोहन आलसी होने और अक्सर परेशानी पैदा करने के लिए जाना जाता था, लेकिन हमेशा अपने पिता के मजबूत समर्थन के कारण समस्याओं से बच जाता था। कमांडर का मतलब हवलदार रोहन से है।
समीर की आवाज भारी लग रही थी। उसने मुख्यालय में फैली अफवाहों के बारे में सुना था। इस बार का चयन केवल रोहन को पास करने के लिए एक औपचारिकता थी। तुम्हें पहले से ही पता है? मुझे माफ कर दो समीर, मेरे पास कोई शक्ति नहीं है। मुझे वास्तव में खेद है कि मैं तुम्हारे जैसे प्रतिभाशाली सैनिक के लिए कुछ नहीं कर सकता, कैप्टन अर्जुन ने ईमानदारी से कहा। वह समीर की क्षमताओं को अच्छी तरह से जानते थे और इससे उन्हें बहुत गुस्सा और असहाय महसूस हो रहा था। कोई बात नहीं कमांडर, मुझे अपनी क्षमताओं पर विश्वास है। मैं निष्पक्ष रूप से चयन में भाग लूंगा और अपनी ताकत से पदोन्नति प्राप्त करूंगा, समीर ने शांति से उत्तर दिया। उसकी आंखों में कोई संदेह नहीं था। उसने इस अन्याय का सीधे सामना करने का फैसला किया। कुछ ही देर बाद पदोन्नति का चयन शुरू हुआ। कमरा तनावपूर्ण महसूस हो रहा था। मूल्यांकन बोर्ड में ब्रिगेड कमांडर कर्नल राणा, एक सूबेदार मेजर और कंपनी कमांडर शामिल थे। समीर ने शांति से अपने करियर की यात्रा और भविष्य के लिए अपनी दृष्टि प्रस्तुत की। उसकी प्रस्तुति तार्किक थी और उसकी आवाज आत्मविश्वास से भरी थी। कुछ मूल्यांकनकर्ताओं ने सहमति में सिर हिलाया। हालांकि कर्नल राणा का भाव ठंडा रहा। जैसे ही समीर समाप्त हुआ, उन्होंने तुरंत एक तीखा सवाल किया। हवलदार समीर, तुमने कहा कि तुम पैरा एसएफ के पूर्व सदस्य हो। तुम एक साधारण इन्फेंट्री यूनिट में क्यों चले गए? क्या कोई छिपा हुआ इरादा था? मैं पैरा एसएफ में प्राप्त ज्ञान और युद्ध के अनुभव को साधारण इन्फेंट्री इकाइयों में फैलाना चाहता हूं, ताकि हमारी सेना की युद्धक शक्ति को बढ़ाने में योगदान दे सकूं। तुम्हारी बातें अच्छी हैं, लेकिन मेरे अनुसार तुम केवल एक अधिक आरामदायक सैन्य जीवन की तलाश में हो। पैरा एसएफ में प्रशिक्षण बहुत कठिन है ना? कर्नल राणा ने ताना मारा। समीर ने अपने होंठ काटे, उमड़ते गुस्से को रोकते हुए उसने शांति से उत्तर दिया, मैंने कभी भी एक आरामदायक सैन्य जीवन की कामना नहीं की। मैं हमेशा देश और राष्ट्र के लिए बलिदान देने के लिए तैयार हूं। हाँ, तुम्हारी देशभक्ति की भावना वास्तव में असाधारण है। ठीक है, अंतिम प्रश्न। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री द्वारा बनाई गई नवीनतम स्नाइपर राइफल के बारे में तुम क्या जानते हो, यह समझाओ। कर्नल राणा के सवाल ने पूरे कमरे में फुसफुसाहट पैदा कर दी। वह नई स्नाइपर राइफल एक उन्नत हथियार थी जिसे हाल ही में कुछ विशेष बल इकाइयों को वितरित किया गया था और साधारण इन्फेंट्री इकाइयों में बहुत कम देखी जाती थी। समीर भी वैसा ही था। वह उस हथियार के बारे में लगभग कुछ भी नहीं जानता था। माफ कीजिए, मुझे इसका अध्ययन करने का अवसर कभी नहीं मिला। क्या एक पूर्व पैरा एसएफ इसे नहीं जानता? तुमने वास्तव में निराश किया। बाहर जाओ। कर्नल राणा ने समीर को अपमानजनक दृष्टि से देखा और अपना हाथ हिलाया। एक दृढ़ चेहरे के साथ समीर कमरे से बाहर निकल गया। अपने पीछे उसने हवलदार रोहन शर्मा को अहंकार से अंदर आते देखा। रोहन का चयन वास्तव में एक मजाक था। वह घबराया हुआ था और पहले से तैयार स्क्रिप्ट को हकलाते हुए पढ़ रहा था और मूल्यांकनकर्ताओं के सवालों का बेतुका जवाब दे रहा था। हालांकि कर्नल राणा लगातार संतुष्ट होकर मुस्कुराते रहे और यहां तक कि उसकी प्रशंसा भी की। हवलदार रोहन बहुत अच्छा है, वास्तव में एक सांसद का बेटा। उसकी राष्ट्रीय अंतर्दृष्टि असाधारण है। तुम्हारे जैसे सैनिकों को हमारे सैन्य के भविष्य का नेतृत्व करना चाहिए। चयन समाप्त होने के बाद परिणाम का अनुमान लगाया जा सकता था। हवलदार रोहन शर्मा को पदोन्नति के लिए चुना गया। समीर ने परिणाम को चुपचाप स्वीकार कर लिया। उसे गुस्सा और अन्याय महसूस हुआ, लेकिन उसने वास्तविकता की एक अभेद्य दीवार महसूस की। उस रात समीर परेड ग्राउंड पर अकेला घूम रहा था। अपने परेशान दिमाग को शांत करने के लिए धूम्रपान कर रहा था। अचानक उसके पीछे से एक परिचित आवाज आई, समीर। समीर मुड़ा और अपनी चाची मेजर जनरल अंजलि सिंह को वहां खड़ा देखा, लेकिन उनकी उपस्थिति सामान्य से बहुत अलग थी। फटे पुराने पर्वतारोहण के कपड़े, पसीने और धूल से सना चेहरा। चाची, आप यहां कैसे पहुंची? समीर चौंक गया और उनकी ओर भागा। मेजर जनरल अंजलि हल्की सी मुस्कुराई और उसका हाथ पकड़ लिया। चाची ने सुना कि उनका भतीजा पदोन्नति के चयन में भाग ले रहा है, तो चाची कैसे नहीं आती? लेकिन सुना है कि परिणाम अच्छा नहीं रहा। हाँ, कोई बात नहीं चाची, शायद अगली बार कोई अवसर मिलेगा। समीर ने मजबूत दिखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। अपने भतीजे को इस तरह देखकर मेजर जनरल अंजलि का दिल दुख गया। पूरे दिन उन्होंने सब कुछ करीब से देखा था। गार्ड पोस्ट पर हुए अपमान से लेकर धांधली भरे पदोन्नति चयन तक उन्होंने इस भ्रष्ट और सड़ी हुई इकाई का असली चेहरा देखा था। समीर, चाची को सब कुछ बताओ। आज क्या हुआ? कुछ भी मत छोड़ना। अपनी चाची के गर्मजोशी भरे शब्दों को सुनकर
समीर आखिरकार अपने आंसू नहीं रोक सका। उसने अपनी सारी निराशा और अन्याय को बाहर निकाल दिया। मेजर जनरल अंजलि चुपचाप अपने भतीजे की पीठ थपथपाती रहीं। उनकी आंखों में एक ठंडी गुस्से की आग जलने लगी। उन्होंने ठान लिया, वह इस भ्रष्ट गिरोह को ऐसे ही नहीं जाने देंगी। वह सुनिश्चित करेंगी कि उनके भतीजे के आंसू पोंछे जाएं। पदोन्नति चयन में असफल होने के बाद हवलदार समीर कुमार पर एक और मुसीबत आ पड़ी। ब्रिगेड कमांडर कर्नल राणा उसे कांटे की तरह देखने लगे। कर्नल राणा ने हर अवसर पर समीर की गलतियां ढूंढने की कोशिश की और उसे सभी कठिन अभ्यासों और कार्यों के लिए हमेशा सबसे आगे रखा। यूनिट में हर कोई जानता था कि यह कर्नल राणा का एक कुटिल बदला था, लेकिन किसी ने भी बोलने की हिम्मत नहीं की। एक दिन मुख्यालय में आपातकालीन अलार्म बजा। खुफिया जानकारी मिली थी कि एक सैन्य अभियान क्षेत्र में सशस्त्र समूहों ने उकसावे की कार्रवाई की है। एक टोही बटालियन को तुरंत तैनात किया गया और समीर को अग्रिम दल के हिस्से के रूप में नियुक्त किया गया। इस बार का मिशन सामान्य से कहीं अधिक खतरनाक था। उन्हें घने अंधेरे में दुश्मन के इलाके में गहराई तक घुसपैठ करनी थी, बिना दुश्मन के स्थान और ताकत को जाने। समीर, सावधान रहना। मुझे इस मिशन के बारे में अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, कैप्टन अर्जुन ने चिंतित चेहरे के साथ कहा। उन्हें संदेह था कि यह मिशन कर्नल राणा द्वारा समीर को रास्ते से हटाने के लिए बनाया गया एक जाल था। चिंता मत करो कमांडर, मैं जिंदा वापस आऊंगा। निश्चित रूप से, समीर ने दृढ़ भाव से उत्तर दिया। उसे डर लग रहा था, लेकिन वह भागना नहीं चाहता था। एक सैनिक के रूप में उसे अपना कर्तव्य पूरा करना था। ऑपरेशन की रात समीर और उसकी टीम पूरी युद्ध सामग्री के साथ ऑपरेशन क्षेत्र की ओर बढ़ी। घने अंधेरे में वे केवल कंपास और नक्शे पर निर्भर होकर आगे बढ़ रहे थे। कुछ समय के दम घुटने वाले तनाव के बाद अचानक सामने का एक सैनिक चिल्लाया और गिर पड़ा। घात! सभी लोग छिप जाओ, समीर ने कूदते हुए चिल्लाया। उसी समय सभी दिशाओं से चिंगारियां निकलीं और गोलियां उन पर बरसने लगीं। दुश्मन का अचानक हमला। उसकी टीम ने तुरंत आसपास के भूभाग के पीछे शरण ली, लेकिन कुछ लोग पहले ही शिकार हो चुके थे। धत तेरे की, यह एक जाल है, समीर ने शाप दिया। दुश्मन स्पष्ट रूप से उनके आंदोलन के मार्ग को जानता था। निश्चित रूप से किसी ने ऑपरेशन की जानकारी लीक की थी। उसने अपने दांत पीसे और रेडियो पकड़ा। अल्फा टीम बुला रही है, हम पर अचानक हमला हुआ है, मदद चाहिए, ओवर। लेकिन रेडियो से केवल स्थिर ध्वनि सुनाई दी, कोई जवाब नहीं। संचार भी टूट गया था। वे पूरी तरह से अलग थलग पड़ गए थे। हवलदार साहब, अब क्या? एक घायल सैनिक ने निराश आवाज में पूछा। समीर एक पल के लिए हिचकिचाया। अगर वे ऐसे ही रहे तो वे सब मारे जाएंगे, लेकिन वह हार नहीं मान सकता था। उसे जीवित रहना था और यह उजागर करना था कि इस सब के पीछे कौन है। सब लोग ध्यान केंद्रित रखो। अगर हम यहां मर गए तो हमारे इंतजार कर रहे परिवारों का क्या होगा? हमें जिंदा वापस जाना है, समझे? समीर के आह्वान ने सैनिकों की आंखों में फिर से लड़ने की भावना जगा दी। उसके आदेश के तहत उन्होंने दुश्मन के घेरे को तोड़ने के लिए जी जान से लड़ना शुरू कर दिया। इस बीच मुख्यालय के कमांड रूम में मेजर जनरल अंजलि सिंह को वास्तविक समय में स्थिति की रिपोर्ट मिल रही थी। जैसे ही उन्होंने सुना कि समीर खतरे में है, वह तुरंत हेलीकॉप्टर से ऑपरेशन स्थल के लिए उड़ान भर गईं। उनका चेहरा बर्फ की तरह ठंडा था। कर्नल, क्या हुआ? हमारी टुकड़ी दुश्मन के जाल में कैसे फंस गई? मेजर जनरल अंजलि ने पूछा। कर्नल राणा ठंडे पसीने से तर हो गए और अपना बचाव करने की कोशिश की। शायद खुफिया जानकारी में कोई गलती हुई है जनरल। मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा। खुफिया गलती? मजाक मत करो। मुझे पता है कि तुमने जानबूझकर समीर को मौत के मुंह में भेजा है। मेजर जनरल अंजलि ने कर्नल राणा का कॉलर पकड़ा और चिल्लाएं। उनकी आंखों से जान लेने का इरादा झलक रहा था। कर्नल राणा डर से कांपने लगे। जनरल, यह एक गलतफहमी है। मैं वास्तव में कुछ नहीं जानता। चुप रहो। मैं तुम्हारी सभी गंदी योजनाओं को जानती हूं। तुमने हवलदार रोहन के पिता से कितने पैसे लिए और बदले में तुमने क्या किया, मैं सब कुछ उजागर कर दूंगी। तैयार रहो। मेजर जनरल अंजलि ने कर्नल राणा को धक्का दिया और ऑपरेशन की कमान संभाल ली। उन्होंने तुरंत समीर और उसकी टीम को बचाने के लिए अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती का आदेश दिया और वह खुद एक हथियार लेकर युद्ध के मैदान में उतर गईं। वह अब मेजर जनरल अंजलि सिंह नहीं थी,
वह सिर्फ एक चाची थीं जो अपने प्यारे भतीजे को बचाने के लिए नरक में कूदने को तैयार थीं। घना अंधेरा युद्ध क्षेत्र को घेरे हुए था। केवल कभी कभी फूटने वाले फ्लेयर्स की रोशनी गोलियों की बौछार से भरे नरक को रोशन कर रही थी। हवलदार समीर कुमार और उसकी टुकड़ी जी जान से लड़ रही थी, लेकिन स्थिति बहुत गंभीर थी। वे अनुमान से कहीं अधिक संख्या में दुश्मनों से घिरे हुए थे। संचार टूट गया था और गोला बारूद लगभग खत्म हो गया था। घायल सैनिकों की कराहें गोलीबारी की आवाज के बीच उसके दिल को छेद रही थीं। हवलदार साहब, 3 बजे की दिशा में दुश्मन की मशीन गन। एक सैनिक की चीख के बाद धूल का एक विस्फोट हुआ जो उस खाई से टकराया जहां समीर छिपा हुआ था। उसके कान जोर से बजने लगे और उसकी दृष्टि एक पल के लिए धुंधली हो गई। उसने खुद को केंद्रित किया और अपना सिर उठाया। दूर दुश्मन की मशीन गन की जलती हुई नाल नरक के मुंह की तरह लग रही थी। अगर उस हथियार को निष्क्रिय नहीं किया गया तो वे सब मारे जाएंगे। मैं इसे संभाल लूंगा, मुझे कवर दो। समीर ने अपना आखिरी ग्रेनेड पकड़ा। यह आखिरी मौका था। जैसे ही वह खाई से बाहर कूदने वाला था, उसके पीछे से पृथ्वी को कंपा देने वाली एक गड़गड़ाहट सुनाई दी। एक परिचित लेकिन अपरिचित हेलीकॉप्टर रोटर की आवाज। उनकी मदद की गुहार का कोई जवाब नहीं मिला था, इसलिए यह डर कि यह दुश्मन का हमलावर हेलीकॉप्टर है पहले ही उन्हें जकड़ चुका था। सभी लोग हवाई लक्ष्य पर गोली चलाने के लिए तैयार रहो। उसका आदेश पूरा भी नहीं हुआ था। हेलीकॉप्टर से प्रकाश की एक चमक निकली, लेकिन यह उन पर लक्षित हमला नहीं था। आग की एक लकीर ने एक परवलय बनाया और दुश्मन की मशीन गन की स्थिति पर सटीक रूप से प्रहार किया। एक बड़ा विस्फोट हुआ और दुश्मन की गोलीबारी की आवाज अचानक शांत हो गई। वह हेलीकॉप्टर वहीं नहीं रुका। एक फुर्तीले पैंतरे के साथ वह दुश्मन के सिर के ऊपर से नीचे उड़ा और उन पर बेरहमी से गोलियां बरसाईं। दुश्मन का घेरा एक पल में टूटने लगा। वह दोस्त है, मदद आ गई है, सैनिकों ने चिल्लाया। ऐसा लगा जैसे उन्हें निराशा के गर्त से उठा लिया गया हो। हेलीकॉप्टर से रस्सियां उतारी गईं और विशेष बलों के काले सिलहूट तेजी से नीचे उतरे। वे अंधेरे में भूतों की तरह फैल गए, दुश्मन के अवशेषों को खत्म करते हुए। और सबसे आगे एक ऐसी आकृति थी जिसने समीर को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं करने दिया। फटे पुराने पर्वतारोहण के कपड़े, धूल से सना चेहरा, लेकिन जिस तरह से उसने एक असॉल्ट राइफल पकड़ी थी, उसकी अडिग आंखें और युद्ध के मैदान पर हावी होने वाला असाधारण करिश्मा एक साधारण चाची का नहीं था। वह मेजर जनरल अंजलि सिंह थीं। वह हाथ में हथियार लिए अग्रिम पंक्ति में दिखाई दी। चाची। समीर एक स्तब्ध व्यक्ति की तरह बुदबुदाया। मेजर जनरल अंजलि ने एक हाथ से एक दुश्मन को निष्क्रिय कर दिया और उसके पास आईं। तेज हरकतों के कारण उसकी आस्तीन फट गई थी और उसकी बांह पर एक खरोंच से खून बह रहा था। तुम्हारी हालत भी खराब है मेरे भतीजे, उन्होंने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, लेकिन उनकी आंखें चिंता से भरी थीं। उन्होंने समीर के कंधे पर थपथपाया और फिर तुरंत स्थिति का जायजा लिया। हताहतों की स्थिति बताओ, जीवित कर्मियों की संख्या, शेष गोला बारूद, जल्दी से रिपोर्ट करो। उनकी आवाज अब गर्मजोशी भरी चाची की नहीं थी। यह कई लड़ाइयों से तप्पी एक ठंडी और दृढ़ कमांडर की आवाज थी। समीर ने अनजाने में सीधा खड़ा होकर स्थिति की रिपोर्ट दी। रिपोर्ट, जीवित कर्मी 6, घायल 4, जिनमें से 2 गंभीर रूप से घायल हैं। प्रति व्यक्ति औसतन 10 से कम गोलियां बची हैं। समझ गई। पहले घायलों को पीछे हटाओ, बाकी मेरे पीछे आओ। हम ऐसे ही पीछे नहीं हट सकते। कम से कम हमें उन लोगों के चेहरे तो देखने चाहिए जिन्होंने हमारे बच्चों के साथ ऐसा किया है ना? मेजर जनरल अंजलि के शब्द सुनकर समीर और सभी सैनिकों ने अपना थूक निगला। ऐसी स्थिति में वह वास्तव में एक जवाबी हमला करना चाहती थीं और एक रहस्यमय महिला के नेतृत्व में, लेकिन उनकी आंखों में एक पूर्ण विश्वास झलक रहा था जो किसी भी संदेह की अनुमति नहीं देता था। उनके इशारे पर नए उतरे चिकित्सा कर्मियों ने तुरंत घायलों को हेलीकॉप्टर में स्थानांतरित कर दिया। ठीक है, चलो शिकार शुरू करते हैं। मेजर जनरल अंजलि ने अपनी राइफल की पकड़ को ठीक करते हुए और अंधेरे में कदम रखते हुए कहा। उनकी हरकतें एक तेंदुए की तरह फुर्तीली और चुप थीं। समीर और अन्य सैनिक उनके पीछे ऐसे चले जैसे सम्मोहित हो गए हों। एक पर्वतारोहण के कपड़े पहने कमांडर और मौत से बाल बाल बची एक टुकड़ी के अवशेषों का एक अजीब संयोजन। अजीब तरह से डर गायब हो गया था। उसकी जगह गुस्से और बदला लेने की इच्छा ने ले ली थी। मेजर जनरल अंजलि की कमान लगभग जादुई थी।
जैसे कि वह सब कुछ देख सकती हों। उन्होंने दुश्मन के भागने के मार्ग और घात के बिंदुओं का सटीक अनुमान लगाया। उनके हाथ के इशारे के अनुसार सैनिक एक साथ चले, बिखरे हुए दुश्मनों को एक एक करके बिना आवाज किए खत्म करते हुए। समीर बहुत हैरान था। उसने पैरा एसएफ में कई अनुभवी कमांडरों को देखा था, लेकिन किसी को भी युद्ध के मैदान पर इतना पूर्ण नियंत्रण रखते हुए नहीं देखा था। उसका दिमाग उलझन में था। क्या यह वास्तव में मेरी चाची हैं? क्या वह जीवन भर गांव में सिर्फ एक किसान नहीं थीं? ऑपरेशन उम्मीद से जल्दी समाप्त हो गया। मेजर जनरल अंजलि की कमान के तहत उनकी तरफ से कोई अतिरिक्त हताहत नहीं हुआ। उन्होंने दुश्मन के अवशेषों को निष्क्रिय कर दिया और यहां तक कि दुश्मन के कमांडर को भी जिंदा पकड़ लिया। जब भोर हुई तो युद्ध के मैदान का भयानक दृश्य सामने आया और उसके बीच में खड़ी थीं मेजर जनरल अंजलि। अपने धूल भरे पर्वतारोहण के कपड़ों में वह पकड़े गए दुश्मन कमांडर के सामने खड़ी थीं और ठंडी आवाज में पूछा, तुम्हें जानकारी किसने दी? तुम्हें हमारी टुकड़ी के आंदोलन के मार्ग के बारे में कैसे पता चला? दुश्मन कमांडर ने उन्हें नफरत भरी आंखों से देखा और चुप रहा। मेजर जनरल अंजलि हल्की सी मुस्कुराएं और फिर समीर से एक राइफल उधार ली। बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने दुश्मन कमांडर के पैर के ठीक बगल में जमीन पर गोली चलाई। धाड़! एक बहरा कर देने वाली गोली की आवाज ने सन्नाटे को तोड़ दिया। दुश्मन कमांडर डर से चीख पड़ा। मैं एक बार फिर पूछती हूं, जानकारी किसने दी? अगली गोली तुम्हारे सिर में होगी। उनकी आवाज में कोई संदेह या दया नहीं थी। डरे हुए दुश्मन कमांडर के मुंह से आखिरकार एक कांपती हुई आवाज निकली, हमें तुम्हारे एक सैन्य अधिकारी ने पैसे दिए थे। उसने ऑपरेशन की योजना दी और कहा हमें सिर्फ समीर नाम के व्यक्ति को खत्म करना था। यह सुनकर समीर को लगा कि उसका खून जम गया है। सही है, यह एक जाल था। उसकी अपनी ही टुकड़ी ने उसे मारने के लिए दुश्मन के साथ मिलकर काम किया। उसका गुस्सा चरम पर पहुंच गया। मेजर जनरल अंजलि ने शांति से राइफल समीर को लौटा दी। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उनकी आंखें दुनिया के सारे गुस्से से जल रही थीं। उन्होंने और कुछ नहीं पूछा। पहेली के सभी टुकड़े जुड़ गए थे। ऑपरेशन समाप्त। सभी लोग मुख्यालय वापस चलो। उन्होंने धीमी आवाज में आदेश दिया और उगते सूरज की ओर मुड़ गईं। पर्वतारोहण के कपड़ों में लिपटी उनकी पीठ अब किसी भी जनरल की वर्दी से अधिक मेनेसिंग और भव्य लग रही थी। वह भोर इस बात का संकेत थी कि नरक जैसी रात समाप्त हो गई थी और एक खूनी नरसंहार जल्द ही शुरू होने वाला था। जब मेजर जनरल अंजलि और बचे हुए सैनिकों को लेकर हेलीकॉप्टर मुख्यालय में उतरा तो परेड ग्राउंड पर सन्नाटा छाया हुआ था। ब्रिगेड के स्टाफ अधिकारी, जिन्हें पहले ही सूचित कर दिया गया था, कतार में खड़े थे और हेलीकॉप्टर से उतरते हुए समूह को आश्चर्य और अविश्वास के भाव से देख रहे थे। उनका ध्यान मेजर जनरल अंजलि पर केंद्रित था, जो कीचड़ और खून से सने पर्वतारोहण के कपड़ों में सामने खड़ी थीं। कर्नल राणा का चेहरा पीला पड़ गया था। समीर कुमार को, जिसे जीवित वापस नहीं लौटना चाहिए था, सीधे चलते देखकर उन्हें एहसास हुआ कि उनकी योजना पूरी तरह से विफल हो गई थी और उनके बगल में खड़ी रहस्यमय महिला से निकलने वाली जानलेवा आभा ने उनकी हिम्मत तोड़ दी थी। मेजर जनरल अंजलि बिना कुछ कहे कर्नल राणा के सामने तक चली। अपने गंदे हाथों से उन्होंने अपनी टोपी फेंक दी। उनके छोटे बाल और एक सैनिक का चेहरा, जो कई तूफानों से गुजरा था, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। उनके कंधे पर जहां सितारे होने चाहिए थे, अब केवल उनके पर्वतारोहण के कपड़ों का एक फटा हुआ टुकड़ा था। कर्नल राणा, या मुझे आपको श्रीमान राणा कहना चाहिए, आपने जो प्रदर्शन किया वह बहुत दिलचस्प था। उनकी आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। कर्नल राणा ने सहज रूप से एक कदम पीछे लिया और अपना बचाव करने की कोशिश की। जनरल, यह एक गलतफहमी है। मैं केवल ऑपरेशन के आदेशों का पालन कर रहा था। थप्पड़। मेजर जनरल अंजलि की हथेली कर्नल राणा के गाल पर पड़ते ही एक जोरदार थप्पड़ की आवाज गूंज उठी। मैदान में जमा सभी सैनिक अपनी सांस रोके हुए थे। किसी ने ब्रिगेड कमांडर को थप्पड़ मारने की हिम्मत की थी, और वह भी एक फटे पुराले कपड़ों वाली महिला ने। तुम्हारे गंदे मुंह से ऑपरेशन शब्द कहने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी लालच के कारण मेरे कितने बच्चे मारे गए? तुम सैनिक नहीं हो, इंसान भी नहीं हो, तुम सिर्फ एक घिनौने परजीवी हो। मेजर जनरल अंजलि ने कर्नल राणा का कॉलर पकड़ा और उसे घसीटा। भारी भरकम कर्नल उस दुबली पतली महिला की पकड़ में असहाय था। तुरंत कोर से सैन्य, पुलिस और खुफिया विभाग को इस मुख्यालय में बुलाओ। ब्रिगेड कमांडर कर्नल राणा को देशद्रोह, अधिकार के दुरुपयोग
और हत्या के प्रयास के आरोप में मैं हिरासत में लेने का आदेश देती हूं। उसके सभी संचार रिकॉर्ड, उसके धन के प्रवाह और उसके आसपास के सभी लोगों की जांच करो। किसी को भी बचने मत देना, उन्होंने अपने सहायक को चिल्लाकर कहा। तभी अन्य अधिकारियों और सैनिकों को स्थिति का एहसास हुआ। वह महिला वास्तव में XIV कोर की डिप्टी कमांडर लॉ जनरल मेजर जनरल अंजलि सिंह थीं। उन्होंने उस किंवदंती को उसके सबसे भयानक रूप में प्रकट होते देखा। जल्द ही कोर से सैन्य पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाते हुए पहुंची। MP तेजी से आगे बढ़े, कर्नल राणा को हथकड़ी लगाई, उनके कमरे को सील कर दिया और सबूत इकट्ठा करना शुरू कर दिया। घसीटते हुए कर्नल राणा चिल्लाए, मैं निर्दोष हूं, मैं कुछ नहीं जानता। लेकिन उनकी चीखें MP के जूतों की धमक में डूब गईं। मेजर जनरल अंजलि का न्याय यहीं नहीं रुका। उन्होंने तुरंत पदोन्नति चयन के दस्तावेज मांगे। सभी अधिकारियों के सामने उन्होंने हवलदार रोहन शर्मा के लिए सिफारिश पत्र को फाड़ दिया। सिर्फ इस तरह के कचरे को पदोन्नत करने के लिए तुमने मेरे भतीजे को मारने की हिम्मत की। हवलदार रोहन शर्मा, आगे आओ। रोहन एक पत्ते की तरह कांपते हुए शरीर के साथ आगे बढ़ा। कुछ दिन पहले वह बहुत अहंकारी था, लेकिन अब वह सिर्फ एक डरा हुआ चूहा था। तुम नायब सूबेदार बनने के लायक नहीं हो, तुम इस वर्दी को पहनने के भी लायक नहीं हो। मुझे परवाह नहीं है कि तुम्हारे पिता सांसद हैं या राष्ट्रपति, तुम्हें अपने सभी कर्मों का भुगतान करना होगा। ठीक उसी समय मेजर जनरल अंजलि का सहायक जल्दबाजी में आया और उन्हें फोन दिया, जनरल, राष्ट्रपति के चीफ ऑफ स्टाफ से। मेजर जनरल अंजलि एक पल के लिए हिचकिचाएं और फिर फोन उठाया। दूसरी तरफ से एक विनम्र लेकिन डराने वाली आवाज आई, जनरल अंजलि, मैं चीफ ऑफ स्टाफ बोल रहा हूं। मुझे 17वीं ब्रिगेड में जो हुआ उसकी रिपोर्ट मिल गई है। क्या सांसद सुरेश शर्मा के बेटे के खिलाफ कार्रवाई थोड़ी ज्यादा नहीं है? सेना के आंतरिक मामलों को चुपचाप सुलझा लेना चाहिए। अगर यह एक राजनीतिक मुद्दा बन जाता है तो जनरल भी मुश्किल में पड़ सकती हैं। जाहिर है रोहन के पिता श्री सुरेश ने हरकत शुरू कर दी थी। यह स्पष्ट रूप से राजनीतिक दबाव था। लेकिन मेजर जनरल अंजलि ने केवल नाक सिकोड़ी, चीफ ऑफ स्टाफ महोदय, मैं यहां एक राजनीतिज्ञ के रूप में नहीं बल्कि एक सैनिक के रूप में अपना कर्तव्य निभा रही हूं। मेरे जवान अन्यायपूर्ण तरीके से मारे गए और इसके पीछे देश के अधिकारियों के गंदे लेन देन हैं। क्या आप मुझे इसे छिपाने के लिए कह रहे हैं? अगर ऐसा है तो मैं मान लूंगी कि आप सेना को सड़ने दे रहे हैं। जनरल, क्या आप मुझे धमकी दे रही हैं? यह धमकी नहीं है, मैं केवल तथ्य बता रही हूं। मैं इस मामले को नियमों के अनुसार आगे बढ़ाऊंगी। अगर कोई अनुचित दबाव डालने की कोशिश करता है तो मैं इस सारी सच्चाई को मीडिया के सामने उजागर कर दूंगी। भले ही मुझे अपनी वर्दी उतारनी पड़े, मैं अपने जीवन, अपने सम्मान और अपने भतीजे और शहीद हुए सैनिकों के जीवन की कसम खाती हूं। मेजर जनरल अंजलि ने दृढ़ता से फोन काट दिया। चीफ ऑफ स्टाफ या सांसद, उनके लिए वे अब डरावनी हस्तियां नहीं थीं। उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगाने का फैसला कर लिया था। उन्होंने फिर से रोहन को देखा, जो पहले ही पीला पड़ चुका था और कमजोर होकर बैठ गया था। MP आए और उसे भी हथकड़ी लगा दी। उन दो लोगों को जो इकाई में नासूर बन गए थे घसीट कर ले जाते देख सैनिकों ने राहत महसूस की। अंत में मेजर जनरल अंजलि ने सूबेदार मेजर और अन्य मूल्यांकनकर्ताओं को बुलाया जिन्होंने चयन में समीर पर अन्यायपूर्ण दबाव डाला था। तुम सब सहयोगी हो जिन्होंने एक सैनिक के सम्मान को कलंकित किया है। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? अगर तुम्हारे पास जमीर है तो अभी अपनी वर्दी उतार दो, अगर नहीं तो मैं खुद तुम्हारे लिए इसे उतार दूंगी। उनकी तीखी फटकार सुनकर वे अधिकारी बिना कुछ कहे केवल सिर झुकाए रहे। उनमें से कुछ तो रोने भी लगे और कहा कि वे समय से पहले सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन करेंगे। दशकों से चली आ रही अन्याय की श्रृंखला केवल एक दिन में टूट गई। उस फैसले का दिन खून की गंध के साथ समाप्त हुआ। कर्नल राणा, हवलदार रोहन शर्मा और अन्य भ्रष्ट साथियों के हटा दिए जाने के बाद 17वीं ब्रिगेड में एक अकल्पनीय बदलाव की हवा बहने लगी। जो माहौल पहले डर और अविश्वास से भरा था वह अब और उज्जवल हो गया और सैनिकों के चेहरे पर फिर से उत्साह लौट आया। आशा जगी क्योंकि वे जानते थे कि अब उनका मूल्यांकन उनकी क्षमताओं और कड़ी मेहनत के आधार पर किया जाएगा, न कि सिफारिश या संबंधों के आधार पर। इस बदलाव के केंद्र में मेजर जनरल अंजलि सिंह थीं। उन्होंने बड़े पैमाने पर सुधार का नेतृत्व करने के लिए कुछ दिनों तक मुख्यालय में ही निवास किया। अपने पर्वतारोहण के कपड़े उतारकर और अपने कंधे पर 2 चमकते सितारों वाली सेवा वर्दी पहनकर
वह एक जीवित किंवदंती की तरह लग रही थीं। सैनिकों ने उन्हें प्यार से पहाड़ी कपड़ों वाली जनरल का उपनाम दिया और पूर्ण विश्वास और सम्मान दिखाया। एक दोपहर मेजर जनरल अंजलि ने सभी सैनिकों को परेड ग्राउंड पर इकट्ठा किया। वह मंच पर चढ़ीं और माइक्रोफोन के सामने खड़ी हो गईं। उनकी निगाहें धीरे धीरे हर सैनिक पर घूमी। आज मैं आप सभी से माफी मांगने के लिए यहाँ खड़ी हूँ। इस अप्रत्याशित पहले वाक्य ने सैनिकों के बीच फुसफुसाहट पैदा कर दी। एक कमांडर के रूप में मैं उस पीड़ा और अन्याय को देखने में विफल रहने के लिए माफी मांगती हूँ जो आपने अनुभव किया। मैं उस खून, पसीने और आंसू को नजरअंदाज करने के लिए माफी मांगती हूँ जो आपने कुछ सड़े हुए अधिकारियों की लालच के कारण बहाया, और मैं उन साथियों की रक्षा करने में विफल रहने के लिए तहे दिल से माफी मांगती हूँ जो शहीद हो गए। मेजर जनरल अंजलि ने शोक के प्रतीक के रूप में गहराई से सिर झुकाया। उनकी सच्ची माफी ने सैनिकों की आंखें नम कर दी। लेकिन अब सब कुछ बदल जाएगा। यह ब्रिगेड नहीं, हमारी सेना का पुनर्जन्म होगा। अब कोई संबंध और सिफारिश क्षमता को नहीं हराएगी। अब कोई ईमानदार व्यक्ति अन्याय के कारण नहीं रोएगा। केवल देश के प्रति वफादारी, सम्मान और क्षमता जो आपने खून और पसीने से निखारी है, मूल्यांकन का एकमात्र मानक होगी। मैं आपसे अपना सब कुछ दांव पर लगाकर वादा करती हूं। उनकी आवाज गूंज उठी और उसमें मौजूद दृढ़ संकल्प ने पूरे मैदान को भर दिया। भाषण समाप्त होने के बाद तालियों और जयकारों की गड़गड़ाहट हुई। यह उनके नए कमांडर के लिए जयकार थी और आने वाले एक नए युग के लिए आशा की अभिव्यक्ति थी। उस रात मेजर जनरल अंजलि स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती समीर कुमार से मिलने गईं। समीर, जो अभी भी ऑपरेशन से लगी चोटों का इलाज करवा रहा था, ने अजीब तरह से सलाम किया। जय हिंद जनरल। मेजर जनरल अंजलि हल्की सी मुस्कुराईं और समीर के कंधे पर दबाव डालकर उसे वापस बैठने के लिए कहा। तुम भी ना, अगर हम अकेले हों तो बस चाची कहो। वर्दी पहनते ही इतने औपचारिक हो जाते हो। माफ कीजिए, अभी तक आदत नहीं हुई चाची। मैंने कभी नहीं सोचा था कि चाची एक जनरल है। समीर अभी भी उलझन में लग रहा था। उसकी चाची, जिसे वह एक साधारण व्यक्ति के रूप में साधारण जीवन जीती हुई मानता था, वास्तव में एक उच्च पदस्थ सितारा अधिकारी निकली। माफ कर दो चाची, जानबूझकर नहीं छिपाया था। चाची बस चाहती थीं कि तुम अपनी ताकत से बढ़ो, चाची की परछाई के बिना, और तुमने यह बहुत अच्छा किया है। चाची को तुम पर बहुत गर्व है समीर। मेजर जनरल अंजलि ने अपने भतीजे का हाथ गर्मजोशी से पकड़ा। तभी समीर सब कुछ समझ गया। उसकी चाची का इतना गहरा प्यार और विश्वास उसकी पलकों पर गर्म आंसू भराए। धन्यवाद चाची, और मुझे माफ कर दीजिए। मेरी वजह से चाची एक खतरनाक समस्या में पड़ गईं। मूर्ख बच्चे परिवार के बीच ऐसी बातें नहीं करते। वैसे तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। कोर के कार्मिक स्टाफ ने तुम्हारी पदोन्नति की फिर से समीक्षा करने का फैसला किया है। इस बार किसी भी तरफ से कोई दबाव नहीं होगा। अपनी क्षमता से उस नायब सूबेदार का पद हासिल करो, और कल के ऑपरेशन में तुम्हारी बहादुरी और नेतृत्व के लिए तुम्हें सेना मेडल से सम्मानित किया जाएगा। सेना मेडल एक सैनिक के लिए सर्वोच्च सम्मानों में से एक। समीर को जो सुन रहा था उस पर विश्वास नहीं हो रहा था। कुछ दिन पहले उसे भ्रष्ट वरिष्ठों द्वारा कुचला गया था, पदोन्नति में असफल रहा और लगभग मर गया था। अब उसे एक नायक कहा जा रहा था। कुछ दिनों बाद अंजलि के मुख्यालय छोड़ने का समय आ गया। जाने से पहले उन्होंने समीर को व्यक्तिगत रूप से बुलाया। चाची को अब जाना होगा। यहाँ चाची का काम शायद खत्म हो गया है। इतनी जल्दी चाची? कोर में काम का ढेर लगा है और असली लड़ाई शायद अभी शुरू होने वाली है, मेजर जनरल अंजलि ने सार्थक रूप से कहा, यह इशारा करते हुए कि सांसद सुरेश शर्मा द्वारा समर्थित राजनीतिक दुनिया से प्रतिरोध आसान नहीं होगा। समीर, तुम अब सिर्फ एक हवलदार नहीं हो, तुम इस इकाई की आशा हो और बदलाव की हवा का प्रतीक हो। अगर तुम सीधे खड़े रहोगे तो यह इकाई भी सीधी खड़ी रहेगी, याद रखना। जी चाची। जनरल, मैं इसे याद रखूंगा। मेजर जनरल अंजलि ने अपने भतीजे के कंधे पर मजबूती से थपथपाया और फिर हेलीकॉप्टर में चढ़ गईं। दूर जाते हेलीकॉप्टर को देखते हुए समीर ने एक दृढ़ संकल्प किया। वह अपनी चाची द्वारा दिए गए कीमती अवसर के लिए और उस पर विश्वास करने वाले अपने साथियों के लिए एक मजबूत और सीधा सैनिक बनेगा। उसकी छाती में नए नायब सूबेदार के पद के साथ एक जलती हुई जिम्मेदारी की भावना बस गई। लेकिन वह और मेजर जनरल अंजलि स्पष्ट रूप से महसूस कर रहे थे कि यह केवल एक बड़े तूफान की शुरुआत थी।
सांसद सुरेश शर्मा का गुस्सा उबल रहा था और वह मेजर जनरल अंजलि को गिराने के लिए अपनी सारी ताकत और संबंधों का उपयोग करने की तैयारी कर रहा था। सेना के भीतर का दुश्मन हटा दिया गया था, लेकिन एक अदृश्य दुश्मन जो बहुत बड़ा था उनका इंतजार कर रहा था। मेजर जनरल अंजलि के जाने के बाद 17वीं ब्रिगेड में आई शांति ज्यादा देर तक नहीं टिकी। जो तलवार पहले यूनिट की ओर थी, अब वह व्यक्तिगत रूप से मेजर जनरल अंजलि पर हमला करने लगी। सांसद सुरेश शर्मा, जिनका बेटा अपमानजनक रूप से गिर गया था और जिनका राजनीतिक करियर दांव पर था, ने एक कुटिल और अथक जवाबी हमला शुरू किया। वह सामने नहीं आए, बल्कि अपनी सारी ताकत और संबंधों के साथ एक बड़ी छाया को गति दी। मीडिया से शुरुआत हुई। एक रूढ़िवादी ऑनलाइन समाचार पोर्टल ने एक मुख्य लेख प्रकाशित किया, जिसका शीर्षक था अत्यधिक वफादारी या अधिकार का दुरुपयोग, मेजर जनरल अंजलि सिंह का खतरनाक पैंतरा, क्या इसे अनदेखा किया जाना चाहिए? लेख की सामग्री ने चतुराई से तथ्यों को तोड़ मरोड़ दिया था। सैन्य अभियान की विफलता का कारण सूचना लीक के बजाय मैदान में मेजर जनरल अंजलि के हस्तक्षेप को बताया गया, जिससे कमांड की श्रृंखला में अराजकता पैदा हुई। कर्नल राणा को हिरासत में लेने और यूनिट में सुधार करने की उनकी कार्रवाई को एक अहंकारी कार्य के रूप में चित्रित किया गया, जिसने सेना की आंतरिक एकजुटता को नुकसान पहुंचाया और अपने भतीजे समीर कुमार का बचाव करने के लिए व्यक्तिगत भावना पर आधारित था। पर्वतारोहण के कपड़े, जो पहले सादगी का प्रतीक थे, उन्हें सनकी व्यवहार का सबूत बना दिया गया, जो आधिकारिक प्रक्रियाओं की अवहेलना करता था। वह लेख तेजी से फैल गया और सुरेश शर्मा से जुड़े अन्य मीडिया ने भी इसे रिपोर्ट किया, जिससे संदेह और बढ़ गया। जनमत में हेरफेर करने के लिए ट्रोल आर्मी को तैनात किया गया। अनुशासनहीन महिला जनरल, वर्दी में राजनेता और भतीजे के लिए यूनिट को नष्ट करना जैसे दुर्भावनापूर्ण कमेंट मेजर जनरल अंजलि के नाम के साथ जुड़ गए। वीरता की कहानी एक पल में एक घोटाले में बदल गई। दबाव सेना के भीतर भी घुस गया। सुरेश शर्मा, जो रक्षा पर संसदीय समिति के सदस्य थे, ने रक्षा मंत्रालय पर एक जोरदार हमला किया। जब एक मेजर जनरल कमांड पदानुक्रम की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, तो रक्षा मंत्रालय क्या कर रहा है? उन्होंने रक्षा मंत्री से आग्रह किया। उन्होंने मेजर जनरल अंजलि के नेतृत्व वाले पूरे XIV कोर के विशेष ऑडिट की मांग की और रक्षा मंत्रालय ने राजनीतिक नतीजों से चिंतित होकर अनिच्छा से इसे स्वीकार कर लिया। एक पल में मेजर जनरल अंजलि सभी दिशाओं से घिर गईं, यहां तक कि उनके अपने कोर कमांडर ने भी कहा, जनरल, शायद आपके लिए कुछ समय के लिए शांत रहना बेहतर है। सुरेश शर्मा का गुस्सा कोई मजाक नहीं है। अगर आप उनसे लड़ेंगी तो आप खुद ही मुसीबत में पड़ेंगी। एक दूरी बनाए रखने वाला रवैया दिखाते हुए उनके साथी जनरलों के फोन भी कम हो गए। कल के दोस्त आज के दर्शक बन गए। वह अपने कार्यालय में अकेली बैठी थीं, चुपचाप खिड़की से मुख्यालय के दृश्य को देख रही थीं। उन्होंने महसूस किया कि एक विशाल संगठन के भीतर एक व्यक्ति कितना असहाय होता है। यह खबर 17वीं ब्रिगेड तक भी पहुंची। नायब सूबेदार समीर कुमार और उनके साथी टीवी और अखबारों में खबर देखकर गुस्से से कांप उठे। सच्चाई को पूरी तरह से तोड़ मरोड़ दिया गया था। वे इस वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर सकते थे कि जिस नायिका ने उन्हें बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी, उसे अब एक अपराधी के रूप में बदनाम किया जा रहा था। यह बेतुका है। वे इस तरह झूठ कैसे बोल सकते हैं? एक सैनिक ने चिल्लाकर कहा, जो बैरक में समाचार देख रहा था। वह उस घातक ऑपरेशन से बचे लोगों में से एक था। यह स्पष्ट रूप से उस सुरेश शर्मा का काम है। उसका बेटा जेल गया, इसलिए वह बौखला गया है। दूसरे ने कहा, समीर केवल अपनी मुट्ठियां भींचकर चुप रहा, इस अपराध बोध से कि उसकी चाची उसकी वजह से मुश्किल में थीं। उसके कंधों पर भारी पड़ रहा था। उसे असहाय महसूस हुआ। एक नायब सूबेदार के रूप में वह उस विशाल शक्ति के सामने कुछ नहीं कर सकता था। शाम को उसने अपनी चाची को फोन किया। चाची, क्या आप ठीक हैं? फोन के दूसरी तरफ से उसकी चाची की आवाज बहुत शांत लग रही थी। चाची ठीक है। चाची ने इस तरह की चीजों का अनुमान लगाया था। तुम खुद कैसे हो? तुम पर भी दबाव होगा। मैं ठीक हूं, लेकिन यह सब मेरी वजह से है। यह तुम्हारी गलती नहीं है। यह चाची और उस सड़ी हुई पुरानी पीढ़ी के बीच की लड़ाई है। समीर, तुम अपनी स्थिति में रहो और अपना कर्तव्य अच्छी तरह से निभाओ। यही चाची की मदद करने का सबसे अच्छा तरीका है, और कभी भी डगमगाना नहीं। सच्चाई निश्चित रूप से सामने आएगी। मेजर जनरल अंजलि ने अपने भतीजे को ही दिलासा दिया। लेकिन फोन बंद होने के बाद
समीर ने एक निर्णय लिया। वह केवल अपनी चाची के कहे अनुसार इंतजार नहीं कर सकता था। अगर सच्चाई खुद सामने नहीं आना चाहती तो उसे सच्चाई का हाथ खींचकर उसे दुनिया के सामने लाना होगा। उसने चुपचाप हरकत शुरू कर दी। उस रात उसने अपने उन साथियों से एक एक करके मिलना शुरू किया जो उसके साथ नरक से बचे थे। एक विशाल छाया के हमले के बीच छोटी छोटी रोशनियां वापस लड़ने के लिए इकट्ठा होने लगीं। जब सभी हमले अंजलि सिंह पर केंद्रित थे तो प्रतिरोध की चिंगारियां एक अप्रत्याशित जगह से जलने लगीं। सेना के सैनिकों के लिए एक अनाम ऑनलाइन समुदाय में एक लंबा लेख सामने आया। इसका शीर्षक था 17वीं ब्रिगेड सैन्य अभियान के पीछे की सच्चाई। लेखक ने खुद को उस दिन के ऑपरेशन से बचे एक सैनिक के रूप में पेश किया। उसने जीवंत रूप से बताया कि कैसे पर्वतारोहण के कपड़े पहने एक महिला हेलीकॉप्टर से उतरी और उन्हें बचाया। कैसे उसने अकेले ही दुश्मन की मशीन गन की स्थिति को नष्ट कर दिया और कैसे उसने सभी को एक भ्रष्ट कमांडर के जाल से बचाया। पर्वतारोहण के कपड़े, जिन्हें मीडिया सन की व्यवहार कह रहा था, उसके लिए बचाव का प्रतीक थे। उसकी कमान, जिसकी आलोचना अधिकार के दुरुपयोग के रूप में की गई थी, उसकी जान बचाने वाली थी। मीडिया मेजर जनरल अंजलि को एक दुष्ट वर्दीधारी राजनेता की तरह दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमारे लिए वह एकमात्र व्यक्ति थीं जिन्होंने अंधेरे के बीच हाथ बढ़ाया। कृपया सच्चाई को नजरअंदाज न करें। हम उस सच्चाई के गवाह हैं। यह लेख वायरल हो गया। हजारों लाइक्स और समर्थन की टिप्पणियों की बाढ़ आ गई। इसका प्रभाव यहीं नहीं रुका। अन्य सैनिकों से मेजर जनरल अंजलि की भलाई की कहानियां सामने आने लगीं, जिनकी उन्होंने कभी मदद की थी। एक कप्तान की कहानी, जिसने उसके प्रोत्साहन के कारण एक कठिन समय पार किया जब वह एक नया अधिकारी था। एक सैनिक की कहानी, जिसे अभ्यास में घायल होने पर वह सीधे देखने गई थी। एक एनएसयू की कहानी, जिसके लिए उन्होंने जी जान से लड़ाई लड़ी जब उस पर अन्यायपूर्ण आरोप लगाया गया था। मेजर जनरल अंजलि द्वारा दशकों से तय किया गया अकेला रास्ता अब उससे लड़ने के लिए सबसे मजबूत ढाल बन गया। उसी समय 17वीं ब्रिगेड में नायब सूबेदार समीर कुमार ने अपने कंपनी कमांडर कैप्टन अर्जुन की मदद से हरकत की। उसने सभी बचे हुए सैनिकों से लिखित बयान एकत्र किए। उसमें सभी सच्चाई विस्तार से दर्ज थी, युद्ध की स्थिति से लेकर इस गवाही तक कि उन्होंने बंदी से केवल समीर को खत्म करने के आदेश के बारे में सुना था। यह केवल एक बयान नहीं था, बल्कि जान पर खेलकर दी गई गवाही थी। समीर, क्या तुम वाकई इसे सौंपने जा रहे हो? यह कोई मामूली बात नहीं है। सुरेश शर्मा का पक्ष चुप नहीं बैठेगा। कैप्टन अर्जुन ने चिंतित होकर पूछा। मुझे परवाह नहीं है कमांडर, भले ही मुझे यह वर्दी उतारनी पड़े। मुझे जनरल के सम्मान की रक्षा करनी होगी। कृपया मदद करें कमांडर। समीर की दृढ़ दृष्टि देखकर कैप्टन अर्जुन ने सिर हिलाया। उन्हें अन्याय के प्रति अपने अतीत की चुप्पी पर पछतावा हुआ। इस बार उन्होंने कायर की तरह पीछे नहीं हटने का वादा किया। उन्होंने सभी सबूत एकत्र किए और इसे सीधे सेना मुख्यालय की केंद्रीय जांच के विशेष चैनल पर भेज दिया, न कि कोर के निगरानी विभाग को, ताकि कोई इसे रोक या हेरफेर न कर सके। इस बीच रक्षा पर संसदीय समिति की सुनवाई में मेजर जनरल अंजलि तीखे सवालों की बौछार का अकेले सामना कर रही थी। सुरेश शर्मा और उनके सहयोगी सांसदों ने उनके साथ एक अपराधी जैसा व्यवहार किया। क्या जनरल को सैन्य कमांड श्रृंखला को नुकसान पहुंचाने की अपनी जिम्मेदारी का एहसास है? इस आरोप को स्पष्ट करें कि आपने अपने भतीजे को पदोन्नत करने के लिए एक निर्दोष ब्रिगेड कमांडर का बलिदान दिया। आरोपों की बारिश के बीच मेजर जनरल अंजलि ने शांति से जवाब दिया। अंत में उन्होंने सीधे सुरेश शर्मा का सामना किया। मैं माननीय सांसद सुरेश शर्मा से पूछना चाहती हूं। मेजर जनरल अंजलि ने पहली बार आक्रामक रुख अपनाया। आपके बेटे हवलदार रोहन शर्मा ने पदोन्नति चयन प्रक्रिया में धोखाधड़ी की और आपके बेटे के लिए कर्नल राणा ने देशद्रोह का कार्य किया, जिससे देश की सुरक्षा को खतरा पैदा हुआ। मेरे पास रिकॉर्डिंग का सबूत है कि कर्नल राणा ने आपसे कई बार पैसे मांगने के लिए संपर्क किया। क्या आपने कभी अपने बेटे के सैन्य करियर में अनुचित रूप से हस्तक्षेप किया है या नहीं? उनके तीखे पलटवार ने सुनवाई कक्ष में एक पल के लिए सन्नाटा ला दिया। सुरेश शर्मा ने अपनी घबराहट छिपाने की कोशिश की और अपनी आवाज ऊंची की। आप मुझ पर झूठा आरोप लगा रही हैं। आपने बिना सबूत के एक सांसद के सम्मान को ठेस पहुंचाने की हिम्मत कैसे की? किसने कहा कि कोई सबूत नहीं है? मेजर जनरल अंजलि ने तैयार किए गए दस्तावेजों का एक ढेर उठाया। यह कर्नल राणा का कबूलनामा,
आपके और उनके बीच फोन रिकॉर्डिंग का प्रतिलेख और धन हस्तांतरण का सबूत है। और एक और सबूत है। उन्होंने अपनी निगाहें सुनवाई कक्ष के प्रवेश द्वार की ओर घुमाई। वे मेरे जवान हैं जो मेरे साथ मौत के मुंह से वापस आए हैं और इस मामले में सबसे मजबूत गवाह हैं। दरवाजा खुला और नायब सूबेदार समीर कुमार बचे हुए सैनिकों के साथ पूरी सेवा वर्दी में गर्व से अंदर चले। उनकी उपस्थिति एक अकाट्य सच्चाई का प्रमाण थी जो किसी भी शब्द से अधिक शक्तिशाली थी। सुरेश शर्मा का चेहरा पीला पड़ गया जब नायब सूबेदार समीर कुमार और बचे हुए सैनिक सुनवाई कक्ष में उपस्थित हुए तो स्थिति तुरंत पलट गई। कैमरों की फ्लैश एक साथ चमकी और आगंतुक सीटों से एक कोलाहल सुनाई दिया। सुरेश शर्मा और उनका बचाव करने वाले सांसद घबराए हुए लग रहे थे। यह सुनवाई प्रक्रिया के अनुसार नहीं है, कृपया गवाहों को बाहर निकालें, सुरेश शर्मा चिल्लाए। लेकिन जनमत पहले ही बदल चुका था। सुनवाई के अध्यक्ष ने एक पल सोचने के बाद कहा, इस मामले के महत्व को देखते हुए हम उनकी गवाही सुनेंगे। नायब सूबेदार समीर कुमार, कृपया मंच पर आएं। समीर दृढ़ कदमों से चला। उसने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और फिर मेजर जनरल अंजलि से नजरें मिलाईं। उसकी चाची की निगाहें कह रही थीं, डरो मत, सच बोलो। माननीय अध्यक्ष और सदस्यों, मैं नायब सूबेदार समीर कुमार 17वीं ब्रिगेड से हूं। उसकी आवाज कांप नहीं रही थी बल्कि आत्मविश्वास से भरी थी। उस रात मैं और मेरे साथी ऑपरेशन क्षेत्र में मर रहे थे। हमें हमारी इकाई से एक ऑपरेशन योजना के आधार पर वहां भेजा गया था, लेकिन यह एक जाल था जिसे शुरू से ही दुश्मन को लीक कर दिया गया था। संचार टूट गया था, मदद नहीं आई, हमें छोड़ दिया गया। उसकी शांत गवाही ने माहौल को गंभीर बना दिया। ठीक उसी समय मेजर जनरल अंजलि सिंह प्रकट हुई। कमांड श्रृंखला को गड़बड़ाने के लिए नहीं, जैसा कि मीडिया में बताया गया था। वह आपके सैनिकों, आपके छोड़े गए बेटों को बचाने के लिए आई थीं। वह हाथ में हथियार लिए सीधे नरक में कूद गईं। अगर वह न होती तो हम आज यहां नहीं होते। हम सब शवों के रूप में वापस आते। वह एक पल के लिए रुका और सीधे सुरेश शर्मा की ओर देखा। मैं श्रीमान सुरेश शर्मा से पूछना चाहता हूं, अपने बेटे के लिए, अपनी गंदी सत्ता के लिए आपने कितने युवा सैनिकों के जीवन को तुच्छ समझा है? एक सांसद के रूप में जिसे इस देश के लोगों की रक्षा करनी चाहिए, क्या आपको शर्म नहीं आती? समीर की पुकार पूरे कमरे में गूंज उठी। उसके दिल की सच्ची चीख को आगंतुक सीटों से तालियों से स्वागत किया गया। सुरेश शर्मा का चेहरा लाल हो गया। वह कुछ नहीं कह सका। अन्य बचे हुए सैनिकों की गवाही भी चौंकाने वाली थी। उन्होंने दुश्मनबंदी के कबूलनामे और इस बारे में विशिष्ट गवाही के बारे में बताया कि कैसे कर्नल राणा हमेशा हवलदार रोहन की रक्षा करते थे। सच्चाई के टुकड़े जुड़ गए और सुरेश शर्मा द्वारा बनाया गया झूठ का किला असहाय रूप से ढह गया। निर्णायक प्रहार सेना मुख्यालय की केंद्रीय जांच के प्रमुख की रिपोर्ट से आया। समीर की रिपोर्ट और ऑनलाइन सैनिकों की गवाही के आधार पर उन्होंने फिर से जांच की और पुष्टि की कि मेजर जनरल अंजलि की सभी कार्रवाइयां वैध थीं। उन्होंने कर्नल राणा और सुरेश शर्मा के बीच वित्तीय लेन देन और फोन रिकॉर्डिंग के सबूत भी प्रकाशित किए। स्थिति को बचाया नहीं जा सकता था। सुरेश शर्मा ने अपने साथियों की ठंडी निगाहों के नीचे अपना सिर झुका लिया। उनकी कभी आसमान छूती शक्ति टुकड़ों में बिखर गई। उस रात सीबीआई ने सुरेश शर्मा के कार्यालय और घर पर छापा मारा और उन्हें रिश्वतखोरी, अधिकार के दुरुपयोग और सैन्य रहस्यों को लीक करने की साजिश के आरोप में हिरासत में ले लिया। टीवी समाचारों ने बार बार उनकी थकी हुई तस्वीर को हाथों में हथकड़ी के साथ दिखाया जब वह सीबीआई भवन में प्रवेश कर रहे थे। अंतिम लड़ाई सच्चाई की पूर्ण जीत के साथ समाप्त हुई। जब मेजर जनरल अंजलि और समीर संसद भवन से बाहर निकले तो पत्रकारों ने उन्हें घेर लिया। मेजर जनरल अंजलि ने कुछ नहीं कहा, केवल अपने भतीजे के कंधे को कसकर गले लगा लिया। यह जवाब के रूप में काफी था। उन दोनों के मजबूत बंधन ने अंततः विशाल छाया को हरा दिया। सुरेश शर्मा का पतन केवल एक भ्रष्ट राजनेता का अंत नहीं था। यह घटना, जिसे बाद में पहाड़ी कपड़ों वाली जनरल की घटना के रूप में जाना गया, एक बड़ा संकेत बन गई जिसने सेना और राजनीति में व्याप्त षड्यंत्र की श्रृंखला को तोड़ दिया। जनता ने उस बहादुर महिला जनरल और उनके साहसी भतीजे की भरपूर प्रशंसा और समर्थन किया। मेजर जनरल अंजलि को सेना के सम्मान की रक्षा करने वाली एक नायिका के रूप में सराहा गया और नायब सूबेदार समीर कुमार एक सच्चे सैनिक की भावना का प्रतीक बन गए। उस घटना के बाद
सेना में बड़े पैमाने पर सुधार की हवा चली। रक्षा मंत्रालय ने मेजर जनरल अंजलि को सेना सुधार टीम के अध्यक्ष के रूप में एक महत्वपूर्ण पद दिया। उन्होंने पदोन्नति प्रणाली को सुधारने, गलत कमांड पदानुक्रम को सीधा करने और सैनिकों के मानवाधिकारों की रक्षा के लिए वास्तविक नीतियां बनाने के लिए अपने सभी अनुभव और विश्वास को समर्पित कर दिया। उनके सुधारों को कभी कभी स्थापित समूहों से कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन वह कभी पीछे नहीं हटी। उनके पीछे लाखों सैनिकों और जनता का पूर्ण समर्थन था। 1 साल बाद सेना मुख्यालय के परेड ग्राउंड में अंजलि सिंह अपने कंधे पर एक नए पद के साथ मंच पर खड़ी थीं। 3 सितारे, लेफ्टिनेंट जनरल। वह भारत के इतिहास में एक कोर की कमान संभालने वाली पहली महिला बनी। उनके पदोन्नति समारोह में राष्ट्रपति भी शामिल हुए। जनरल अंजलि ने न्याय की लगभग बुझ चुकी आग को फिर से जलाया है और हमारी सेना के प्रति जनता के विश्वास का पुनर्निर्माण किया है। उनकी बहादुरी और समर्पण हम सभी के लिए एक मिसाल बनेगा, राष्ट्रपति ने अपने भाषण में कहा। पदोन्नति की रिपोर्ट के बाद लेफ्टिनेंट जनरल अंजलि ने मैदान में भरे हुए सैनिकों को देखा। उनमें नायब सूबेदार समीर कुमार भी थे, जो अब एक वरिष्ठ एनएसईओ का रोब बिखेर रहे थे। दूर से उन्होंने अपनी चाची को सबसे सीधा सलाम किया। उनकी निगाहें मिली। उनकी आंखों में अतीत की सभी कठिनाइयां और गौरव और एक दूसरे के प्रति गहरा प्यार और विश्वास झलक रहा था। कुछ महीने बाद एक खूबसूरत पतझड़ के सप्ताहांत में एक पहाड़ी रास्ते पर 2 पर्वतारोही दिखाई दिए। एक अधेड़ उम्र की महिला और एक मजबूत शरीर का युवक। दोनों ने आरामदायक और पुराने पर्वतारोहण के कपड़े पहने थे, न कि कोई शानदार उपकरण। वे लेफ्टिनेंट जनरल अंजलि और नायब सूबेदार समीर थे। उस दिन वे फिर से एक साधारण चाची और भतीजा बन गए। चाची, क्या आप ठीक हैं? अगर आप थक गई हैं तो हम थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, समीर ने अपनी चाची को हाँफते हुए देखकर कहा। तुम भी ना, चाची अभी इतनी बूढ़ी नहीं हुई हैं। क्या चाची इतनी कमजोर दिखती हैं? अंजलि ने मजाक में जवाब दिया और पसीना पोंछने के लिए एक पत्थर पर बैठ गईं। वे चुपचाप पहाड़ों की श्रृंखला और दूर तक फैले आकाश को देखते रहे। बड़े तूफान के गुजर जाने के बाद की शांति, और वह शांति जो केवल जीतने वालों द्वारा महसूस की जा सकती है। समीर, अंजलि ने अंततः बोलना शुरू किया। धन्यवाद। हाँ, किस लिए चाची? तुम्हारे बिना चाची इतनी दूर तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि तुम चाची के साथ खड़े रहे। चाची हार नहीं मान सकी। धन्यवाद मेरे भतीजे। समीर केवल मुस्कुराया। उसकी चाची का एक वाक्य जैसे उसकी सभी पीड़ा और दर्द को मिटा गया हो। उसने अपने बैकपैक से गर्म पानी का थर्मस निकाला और अपनी चाची को दिया। बल्कि चाची ही मेरी नायिका हैं। हमेशा ऐसी ही एक महान सैनिक बनी रहिएगा। हाँ। वे दोनों उठे और फिर से छोटी की ओर बढ़ने लगे। पुराने पर्वतारोहण के कपड़े जो कभी अन्याय और निराशा का प्रतीक थे, अब न्याय, आशा और उनके बीच एक अटूट बंधन का प्रतीक बन गए थे। पतझड़ की धूप ने उनके आगे के रास्ते को चमकीले ढंग से रोशन किया। यह एक नए युग की शानदार भोर थी, जो अंततः एक अंधकार युग के समाप्त होने के बाद आई थी।